पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह सोनीपत पहुंचे। यहां पर उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और आगामी 2 अक्टूबर को होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए न्योता दिया। साथ ही उन्होंने गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि आज बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी है और उसे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कांग्रेस को खत्म करने का आरोप भी लगाया। सोनीपत के अग्रसेन भवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2 अक्टूबर को जींद में होने जा रहे सम्मेलन का न्योता दिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में वीरेंद्र सिंह ने कहा कि 2 अक्टूबर को सम्मेलन में प्रदेश की जनता की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण बातें रखी जाएंगी और जो पार्टी उन बातों पर अमल करेगी उसका स्वागत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि आज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है जो हर समय एक्शन में रहती है। पार्टी रैलियों से लेकर पन्ना सम्मेलन तक बीजेपी चुनावी मोड में है और अब हरियाणा में बीजेपी को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी बोलते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण कांग्रेस में गुटबाजी हावी है। उन्होंने ये भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को अपने तक सीमित किए हुए हैं। अगर उन्होंने अभी भी कांग्रेस को अपने तक ही समेटे रखा तो सत्ता में कभी कांग्रेस परिवर्तन नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अगर गुटबाजी से ऊपर उठकर हुड्डा सभी कांग्रेसियों को साथ लेकर चले तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। 2024 का इलेक्शन है, उसमें एक सर्वमान्य एक इम्प्रेशन है कि मोदी जी ही रिपीट करेंगे, मतलब मोदी जी ही सरकार बनाएंगे। और दूसरी तरफ विपक्षी दल ये कहते हैं कि अगर हम मिलके लड़ें तो हम ज़्यादा मुकाबला जोरदार कर सकते हैं और बीजेपी को हरा सकते हैं। अब ये भी कह रहे हैं कि ये तो हमारी पहली मीटिंग है। अब वो आखिरी मीटिंग कब होएगी, कब वो उसका स्वरूप नजर आएगा कि अब अपने इकट्ठा होकर ये पिक्चर है, ये हमारी दृश्य है, वो अभी देखना बाकी है। बाकी ये जरूर है कि वोटों का डिवीजन तो होता ही अगर ज़्यादा लोग खड़े होते हैं। और ये भी सही है कि बीजेपी ने पहले 33% वोट ली। जो 19 का इलेक्शन था उसमें 3%, 3.5% वोट की बढ़ोतरी हुई। लेकिन मैं ये भी आपको बताऊं कि कोई सी एक आध इलेक्शन की मैं नहीं कहता, जैसे इंदिरा जी के असैसिनेशन के बाद बड़ा भारी बहुमत मिला था, लेकिन 35-36% वोटों वाली पार्टियां ही राज बनाती हैं। 52-51% तो बहुत कम कभी कभी देखने को मिला है। बीजेपी, मैं तो अभी नया हूँ, बीजेपी में 9 साल हुए, मैं तो 42 साल कांग्रेस में रहा हूँ। बीजेपी एक ऐसी पार्टी मैंने देखी जो 24 घंटे एक्शन में रहती है, यानी वो वर्कर को कुछ ना कुछ काम सौंपते रहते हैं। आज ये किया, अगले दिन चिट्ठी आ जाएगी, अब ये करो। तो ये पार्टी जो है, ये जो भी आप कह रहे ना कि रैलियां कर रही हैं, पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पार्टी कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने की होती है ताकि चुनावी साल है, चुनावी साल में तो अब कांग्रेस हाथ जोड़ो कर रही है, आप पार्टी भी कुछ ना कुछ लगी रहती है। और चौटाला साहब भी यात्रा पे हैं और चौटाला के जो ग्रैंडसन हैं वो भी कह रहे हैं कि गलती होगी लोगों से। ये वो लोगों की गलती बताते हैं कि तुमने 10 क्यों जिताई, 46 जितानी चाहिए थी। तो ये सब अपने इलेक्शन मोड में है, इन पर करने दो, बाकी तो वोट तो लोगों ने डाल दिया, पता लग जाएगा। कांग्रेस ने एक तरीके से ये दिखा दिया कि अब अपने कांग्रेस पार्टी को हुड्डा की जोड़ी में डाल दिया। अब हुड्डा का एक्शन क्या होगा? क्या वो इस जिम्मेवारी को एक बड़े नेता के रूप में निभा सकते हैं, या छोटी बातें करके ये मेरा आदमी है, इसको टिकट दूंगा, मेरा वो नहीं है उसको नहीं दूंगा, तो कांग्रेस के लिए अब भी बड़ा भारी खतरा है। हाँ, कोई बड़े मन से कोई काम करे तो हो सकता है परिणाम ठीक है, लेकिन हुड्डा जी को जितना मैं जानता हूँ आप भी नहीं जानते, कांग्रेस भी नहीं जानती, इसलिए मेरे से ज्यादा मत करो। परिवर्तन अगर वो मानते हैं इस परिवर्तन को, तो परिवर्तन पे सोचें कि आप कांग्रेस पार्टी, आपने
अपने पास रखी हुई है, क्या इस कांग्रेस पार्टी को आप बांट सकते हैं लोगों में? अगर बांटने में सक्षम हुए तो हो सकता है परिणाम थोड़े बहुत ठीक आए, और अगर नहीं बांटने में सक्षम, जो कि वो नहीं है, वो कांग्रेस को अपने तक ही सीमित रखना चाहेंगे, तो कांग्रेस की हालत वो नहीं हो सकती जो आप कह रही है कि परिवर्तन। परिवर्तन किस बात का है? परिवर्तन लोगों का परिवर्तन नहीं, पार्टी के एटीट्यूड क्या है, पार्टी के लीडर का एटीट्यूड क्या है, ये चीजें हमेशा काम करती है किसी भी चेंज के लिए। और इस एटीट्यूड पे मेरा अपना ये मानना है कि मैंने आपको इशारों में बता भी दिया, अब ना समझो तो मैं क्या सर मित्र की बात नहीं समझे आप? समझ गए क्या? अब लिख दियो, इतनी तो आप भी सोचो ना कि हमने क्या लिखना है। वो कह रहे वो भी मेरा मित्र, वो भी मेरा मित्र। तो भाई कांग्रेस पार्टी को इन बातों को सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ाई लड़ रही है, और बीजेपी आज वो पार्टी नहीं है जो आज से 10 साल पहले थी। बीजेपी एक सशक्त पार्टी, सक्षम पार्टी, और बीजेपी चुनाव जो लड़ेगी वो जीतने के लिए लड़ेगी। कोई ये ना समझे कि कोई किसी से अंडरस्टैंडिंग करके चलो हमारी 30 सीट आती है तो 15-13 आ जाए, तो ये नहीं है। बीजेपी चुनाव लड़ेगी जीत के लिए, और इस जीत को हासिल करने के लिए वो ज़्यादा सशक्त है और ज़्यादा उनकी कैपेसिटी है, मतलब जो उन पे हथियार ज़्यादा है। मैं शुरू से गठबंधन को ये मानता हूँ कि ये गठबंधन 5 साल तक एक स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए ये एक कोशिश थी, और ये कोशिश इसलिए थी कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, और एक पार्टी साथ जुड़ के उनकी ये सोच थी कि हम एक स्टेबल गवर्नमेंट, ये नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी स्टेट 6 महीने, साल, 2 साल में फिर से इलेक्शन हो जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए कि एक 5 साल राज चले। लेकिन ये चुनावी गठबंधन नहीं था। चुनाव में मेरी अपनी ये मान्यता है कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल राज करके भी अगर किसी की बैसाखियों की बात सोचती है, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि हम इतने सशक्त नहीं हैं। लेकिन मेरी 51 साल की राजनीति ये बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी एक समय में 2, 4, 6 दलों की पार्टी होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है वो मजबूत है, और अकेले चुनाव लड़ने में वो सक्षम है। पिछले चुनाव में भी आपने देख लिया कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती, और 47 से 40 पे जो आए उसमें कहीं ना कहीं वर्किंग जो थी उसकी रणनीति, जिसको आप बोलते हो इलेक्शन नीति, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। और सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि वो यात्रा निकाली, पता नहीं उसका नाम भी क्या था, उसमें एक हल्के में 10-10 कैंडिडेट पैदा कर दिए कि मैंने 500 आदमी इकट्ठे किए, मेरे को टिकट मिलेगी। अच्छा, उनमें से मिलनी तो एक को थी, तो जो 9 ने प्रोग्राम किया वो आप भी जानते क्या प्रोग्राम करते हो। तो इसलिए आज के दिन एक सशक्त पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, और मुझे लगता है कि जो चुनावी गठबंधन है उसकी कोई जरूरत नहीं। कांग्रेस। शाम वशिष्ठ की रिपोर्ट। शहर के मटिंडू चौक बाईपास पर शनिवार को संत कबीरदास जयंती का आयोजन करके उन्हें याद किया गया। इस दौरान भंडारे और सत्संग के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक मोहनलाल बड़ोली और विशिष्ट अतिथि राजीव जैन ने संत कबीर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर विधायक मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि संत कबीर ने हमें बेहतर राह दिखाने का काम किया, हम सभी को उनके बताए कदमों पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा संतों की जयंती सरकारी तौर पर मनाने का काम कर रही है। हमारा देश योग गुरु की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस जगह पर भवन बनाने का काम किया जाएगा। इस अवसर पर राजीव जैन ने कहा कि संत कबीर ने हमें एक राह दिखाने का काम करके दुनिया को उजाला दिया है। जो दुनिया इधर उधर अंधेरे में भटक रही थी, उसे उजाला देने का काम किया। उन्होंने कहा कि संतों के दोहे आज भी हमें प्रेरणा देने का काम करते हैं। हमें उनके बताए राह पर चलते हुए समाज को एक नई दिशा देने का काम करना चाहिए।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा, पूर्व ब्लॉक चेयरमैन राजीव तैया, जिला पार्षद मंजीत भोला, हीरालाल, सुनील पांचाल, नरेंद्र जांगड़ा, मास्टर रामपाल रूखी आदि मौजूद रहे। खाली जमीन पर कोई ना कोई कूड़ा डाल लेगा, कोई अपना कबाड़ डाल लेगा, तो अब ये समाज की जमीन है, समाज के सुपुर्द कर दी, समाज की आपकी कमेटी है, तो समाज इसकी चिंता करते हुए इसमें साफ सफाई का भी ध्यान रखे। और जब तस्वीर लग जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ बहुत अच्छे से सारी देख रेख होगी, उसमें सब सहयोग भी करेंगे। और जो बात कविता जैन जी ने और राजीव जैन जी ने उस समय कही थी, सरकार वही है और वो सरकार पूरा करवाने का काम करेगी। आपको जल्दी इसको भवन भी बनवाएंगे, यहाँ सारी चीजें आपकी दुरुस्त करवाई जाएंगी, जहाँ जो भी रुकावट होगी उसको दूर करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई, आप सबको पता है 2014 से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं और 2014 से लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी। पहले किसी भी सरकार ने कभी महापुरुषों की जयंतियां मनाने का काम नहीं किया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, चाहे हमारे कितने भी संत थे, संत कबीरदास जी, रविदास जी, वाल्मीकि जयंती, परशुराम जयंती, बाबा फूले जयंती, मतलब इतनी जयंतियां जितने भी महापुरुषों की आती हैं सभी सरकारी तौर पर मनाने का काम किया। योग गुरु की दृष्टि से आगे बढ़ा है। आज भारत शक्तिशाली देशों की श्रेणी में आया। कोरोना काल का समय आपने देखा है किस प्रकार से आपके बीच में आके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सेवा करने का काम किया है, लोगों की जाके हॉस्पिटलों में मदद करने का काम किया है। सैनिटाइजर हो, दवाई हो, आपको टीकाकरण का काम हो, आपके बीच में रह के काम किया, हम घरों में नहीं बैठे। संत कबीर जी ने हमें सिखाया कि आप जो है कोई भी काम करते रहो, लेकिन उस भगवान को जरूर याद रखो। संत कबीर जी अपने कपड़ा बुनने का काम करते थे और जो है साथ साथ जो है भगवान को याद करते हुए अपने मुख से जो है भगवान का आदेश होता था, जो भगवान उनको जो है उनकी बुद्धि पर बैठकर जो निर्देश देते थे वो अपनी के वाणी के माध्यम से जो है संसार को परोसने का काम जो है संत कबीर किया करते थे। और कहते हैं कि संत कबीर के पास कुछ नहीं था, लेकिन कभी जो है उनके दरवाजे से कोई खाली नहीं गया। संत कबीर के दर पर जो भी आया उन्होंने जो है सामर्थ्य के अनुसार उसकी इज्जत की, उसकी सेवा की। इसलिए जो है हमें संत कबीर से यह भी संदेश मिलता है कि समाज के गरीब वर्ग का जो व्यक्ति है, जो अपेक्षित समाज का व्यक्ति है, हम उसको जो है ऊपर उठाने का काम करें। और ऊपर उठाने का मकसद यही होता है कि जब कोई समाज का व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तो वो उंगली पकड़कर जो है दूसरे को सहारा देकर ऊपर उठाने का काम करे। तो मैं समझता हूँ कि संत कबीर जी का संदेश हमारे लिए जीवन में सार्थक होगा। एस शर्मा की रिपोर्ट।